लास्ट क्लास में हम लोग पैलियोग्राफी की थेरीज पढ़ रहे थे, और उसमें से एक लास्ट थेरी हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थेरीज जो थी वो रह गई थी। और इसके बाद आप लोगों के सिलेबस में इकोलॉजिकल जोन्स हैं पाकिस्तान के, उनके दो आउटलाइंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं, वो रह जाते हैं। तो वो आज हम लोग इंशाल्लाह आज के जो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, और इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के भी, कि जितने वहां पे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का जो सिलेबस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो जू जियोग्राफिकल रीजन आप लोगों ने मुझे बताए थे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जू जियोग्राफी में। आर्कटिक रीजन है, ओरिएंटल है, इथोपियन, ऑस्ट्रेलियन, उनके नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हुए हैं। वो आई गेस आप लोग अगर अपने नोट्स देखेंगे ना, बैरियर्स और डिस्पर्जल्स वाले, या फिर आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उन दोनों नोट्स में से एक में बिल्कुल एंड पे जाके आपके पास ये जू जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम लोगों की क्लास इंशाल्लाह हुई तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी हम लोग इसमें कवर कर लें, और अगर ना हुई तो आप लोग उसको खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा। फिर किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हुई उसमें कुछ भी, तो अगर ना समझ आए तो हम लोग उसके लिए एक सेपरेट क्लास दोबारा से अरेंज कर लेंगे। ठीक है। अभी आज हम लोग देखने लगे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ना ये है कि आप ये साइड पे थोड़ा सा खराब हुआ हुआ है। ठीक है, आप लोगों को शायद इसकी अच्छे से समझ नहीं आए, तो मैं आप लोगों को जनरली इसकी पूरी ओवरव्यू दे देती हूँ कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी क्या। ठीक है। अच्छा, अब जो इकोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने जब पूरी अर्थ का मुआयना किया और फिर सारा का सारा उसको देखा कि किस तरह से है, ठीक है, ओशंस को मैपिंग उसकी की पूरी, तो उनको क्या पता चला कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे, क्योंकि अर्थ की आप लोगों ने अगर उसकी लेयर्स पढ़ी हो तो उनमें एक लेयर है लिथोस्फेयर। ठीक है। लिथोस्फेयर जो होती है ना, वो अर्थ के क्रस्ट को कहते हैं। अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट होता है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो साइंटिस्ट का ये मानना था कि अर्थ की जो लिथोस्फेयर है, अर्थ का जो पूरा क्रस्ट है, उसके अंदर हमारे पास प्लेट्स हैं। यहाँ पे इन नोट्स में आपके पास 7 मेजर प्लेट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि ये 8 हैं, 8 हैं टोटल। ठीक है। पूरी दुनिया में हमारी जो पूरी अर्थ है उसका जो नीचे क्रस्ट है उसके अंदर 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है। और वो जो 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनको जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या पता चला कि वो 8 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनकी मूवमेंट जो है वो किस चीज के ऊपर होती है, एस्थीनोस्फेयर पे, जो कि एक और हमारे पास लेयर है अर्थ की। और वो सॉलिड नहीं है, वो मेंटल है, जिसके अंदर जिस तरह से होता है ना थोड़ा मतलब एक तो सॉलिड चीज होती है ना, जो इस स्फीयर है ना वो उस तरह से सॉलिड नहीं है जिस तरह से लिथोस्फेयर है। ठीक है। अच्छा, ये दो बातें उन्होंने बताई, और फिर तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो ये जो प्लेट्स हैं, 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पहली बात ये कि 8 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की जो सॉलिड क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो प्लेट्स हैं ये कॉन्टिनेंटल भी हैं और ओशियानिक भी हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे भी हैं और ओशियानिक क्रस्ट पे भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्टिनेंटल सिर्फ अर्थ के नीचे है, बल्कि ओशियानिक प्लेट्स जो हैं वो भी पाई जाती हैं। तो इनको कहा जाता है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं और ओशियानिक प्लेट्स भी हैं। ठीक है। दोनों तरह की हमारे पास एग्जांपल्स मिलती हैं हमें। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, ये लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जो कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और एक है ओशियानिक प्लेट, और ये आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ, अटलांटिक प्लेट है शायद। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एस्थीनोस्फेयर की बात की, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये सेमी मोल्टन है। ठीक है, ये मेंटल का पार्ट है। तो इसके लिथोस्फेयर के बिल्कुल नीचे होती है, और ये जब मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की तो ये उस स्फेयर के ऊपर मूवमेंट होती है। ठीक है। अब अगर आप लोगों को ने कभी सुना हो कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, मतलब अक्सर सुनने में भी आता है कि अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं वो उनमें शायद मूवमेंट हुई है तो अर्थक्वेक्स आए हैं। ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, ये जो 8 टोटल प्लेट्स हैं इनमें से एक प्लेट हमारे जो इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स हैं उनके नीचे है। ठीक है। तो इसलिए
कभी अगर इस्लामाबाद में खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आए तो ये खतरे की बात होती है, और ज्यादातर लोग फिर कहते हैं कि इस्लामाबाद में ना नहीं आनी चाहिए। वैसे तो कहीं भी नहीं आना चाहिए अर्थक्वेक, लेकिन अगर वो इस तरह की जगहों पे आए ना, क्योंकि उसका ओरिजिन वहां से शुरू होता है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थक्वेक का ओरिजिन वहां से होता है, तो इसलिए उन जगहों पे ज्यादा तबाही का खतरा होता है। ठीक है। तो हमारी जो मार्गला हिल्स हैं उनके नीचे उन 8 में से एक टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स को समझने के लिए थोड़ी सी डायग्राम है, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बाउंड्रीज बताई हुई है। पहली तो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब मैं आप लोगों को इनमें से बताती हूँ कि डाइवर्जेंट कौन सी है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है फर्स्ट वाली। ठीक है। ये जिस पे एरोज इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद ये वाली कन्वर्जन बाउंड्री है, और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। अच्छा, अब होता क्या है, ये प्लेट्स की अरेंजमेंट है। ये जो बेसिकली बाउंड्रीज हैं ये उन प्लेट्स की अरेंजमेंट बताई हुई है कि ये कौन सी प्लेट्स किस तरह से अरेंज हुई हुई हैं, वो किस तरह से मूव करती हैं, किस तरह से उनकी शेपिंग होती है, और इस वजह से उनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। डाइवर्जन बाउंड्रीज में वो क्या कहते हैं, एट द मिड ओशियानिक रिजेस इन पैसिफिक, अटलांटिक एंड ओशियानिक ओशंस। अब ये वो जगह हैं जहां पे प्लेट्स पाई जाती हैं। Plates move apart as a result of upwelling of materials from the mantle to create new oceanic crust. अब उन्होंने क्या बात की, पहली डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर प्लेट्स क्या करती हैं, मूव अपार्ट। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये देखें, ये प्लेट्स मूव अपार्ट, ये साइड्स पे जा रही हैं, और इनके दरमियान से एक और चीज मेंटल निकल रहा है जिसके जरिए से एक नया क्रस्ट बनेगा। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बात कही कि एक अपवेलिंग होती है मटेरियल्स की फ्रॉम द मेंटल टू क्रिएट न्यू क्रस्ट। पहली बाउंड्री डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो दे मूव अपार्ट। ठीक है। एक साइड्स पे जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ताकि दरमियान से जो मेंटल है वो निकल के, क्योंकि यहाँ पे मेंटल है ना, तो मेंटल जो है वो निकल के एक नया क्रस्ट बना दे। ठीक हो गया। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात की उन्होंने। और इसलिए as material is added to the plate margin, it is known as divergent boundary. This accretion causes the plates to be pushed apart, giving rise to the floor spreading. ठीक है। उसके बाद convergent boundary है। अब convergent boundary के अंदर क्या होता है, when two plates moving in opposite direction collide along the margins, they converge. One plate subducts under the other one. ठीक है। अब इसको भी हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। ये देखिए, सेकेंड वन कन्वर्जेंट है। अब वो कह रहे हैं कि जब वो उनकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, तो इसमें से एक प्लेट जो है ये सबसाइड कर जाती है दूसरी के बिल्कुल नीचे। ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग देखो ना, तो ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के नीचे सबसाइड कर जाएगी। ठीक हो गया। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कन्वर्जेंट में कही कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये आपस में एक प्लेट जो है वो दूसरे के सबडक्ट कर जाती है, सबसाइड कर जाती है, सबडक्ट कर जाती है उसके बिल्कुल नीचे। ठीक है। under the other, and in the process the lower plate may be absorbed in the mantle. As such, this boundary plates are being destroyed is distinguished as convergent boundary. इसको हम कहते हैं convergent boundary. अब देखें, अगर हम सोचें कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट अगर सबडक्ट कर रही है इस वाली प्लेट के नीचे, तो ऑब्वियसली इसके नीचे जो मेंटल है ये इसमें मर्ज हो जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है। ये थी हमारे पास दूसरी वाली कन्वर्जेंट बाउंड्री। और लास्ट वाली हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, उसमें वो कह रहे हैं कि वेरी डीप फॉल्ट जनरली डेवलप विद इन द प्लेट्स, मोस्ट प्रोमिनेंटली स्ट्राइकिंग अक्रॉस द रिज एक्सेस। अब ये दोनों जो प्लेट्स है ना, ये आपस में स्ट्राइक कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं, लेकिन उनकी आपस में इस तरह से स्ट्राइकिंग हुई है कि उनकी पोजिशन देखें आप लोग। ठीक है। तो इसको वो कह रहे हैं कि ये transform boundaries है। The faulted portions may slide past each other without losing sense of the motion। ठीक है। तो आई थिंक मोस्टली जब अर्थक्वेक्स होते होंगे तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो है, क्योंकि ये फॉल्ट्स होते हैं,
तो फॉल्टेड पोर्शन जो है वो जब उनकी स्लाइडिंग होती है तो इस वजह से शायद, वैसे तो ये सारी प्लेट्स से इंपॉर्टेंट है और उनकी बिल्कुल जो मूवमेंट होती है उससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं अर्थ में। लेकिन ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इसकी थ्योरी दी थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी थ्योरी? आई थिंक वैगनर का हाइपोथेसिस था ये। ठीक है, तो और भी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन पे काम किया और फिर उनको पता चला कि अर्थ जो है उसकी लिथोस्फीयर के अंदर प्लेट्स पाई जानी जाती हैं, और इस थ्योरी को उन्होंने माना था, इट वाज नॉट रिजेक्टेड। ये थ्योरी आज भी मानी जाती है कि ये जो प्लेट्स हैं ये हैं, मौजूद भी हैं, और इनकी मूवमेंट से अर्थ में चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने इकोलॉजिकल जोन्स को। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल इकोलॉजिकल जोन्स है ना अर्थ पे, इकोलॉजिकल जोन्स बेसिकली क्या होते हैं? होता यह है कि हमारी जो पूरी अर्थ है ना उसको साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोशिश करते हैं कि डिवाइड करके समझा दें। तो वो ना रीजन्स बना देते हैं, जोन्स बना देते हैं किसी भी बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजिकल जोन्स होते हैं ये इकोलॉजी की बेस पे उन्होंने बनाए होते हैं। और पूरी दुनिया में, हमारी वर्ल्ड में 4 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये इनमें ट्रॉपिकल आता है, सब ट्रॉपिकल आता है, और टेम्परेट है, और बोरियल है आई गेस, और पोलर्स भी हैं शायद। आई डोंट नो 5 हैं या 4 हैं, लेकिन दैट्स कंफर्म कि 4 से 5 जो है ना हमारे पास इकोलॉजिकल जोन्स हैं, जिनके अंदर आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा टेम्परेचर के लिहाज से भी होता है। जैसे ट्रॉपिकल्स हैं, ट्रॉपिकल एरियाज अलग होते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल्स आते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल एंड्स पे हमारी अर्थ पे पोलर्स हैं, पोलर रीजन्स हैं। ठीक है, और उनसे पहले फिर बोरियल्स भी हैं, फिर टेम्परेट रीजन्स भी आते हैं। तो ये जो 5 हैं इनको हम कह देते हैं इकोलॉजिकल जोन्स हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने डिस्कस किया कि इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ पाकिस्तान, मेजर इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं हमारे, वो हमने देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पिक्चर में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है पाकिस्तान, और ये हमारे पास 10 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। इनको हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और इन ये जितने भी जोन है ना इनके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ, मतलब इन जोन्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, और फिर इन जोन्स के अंदर हमारे पास टेम्परेचर किस तरह का है, रेनफॉल कितनी होती है, वहां पे क्रॉप्स किस तरह के ग्रो करते हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें थोड़ी बहुत हमने इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, अच्छा जी, जोन्स के मैं आप लोगों को नाम भी बता देती हूँ। इंडस डेल्टा है फर्स्ट जोन, सदर्न इरिगेटेड प्लेन्स है। ठीक है, सैंडी डेजर्ट्स है, सैंडी डेजर्ट्स में हमारे पास जो थर्ड जोन है ना उसमें ए और बी 2 पार्ट्स आएंगे। फिर नदरन इरिगेटेड प्लेन्स जो है इनमें भी ए और बी 2 पार्ट्स आएंगे। फिर है बरानी लैंड्स, वेट माउंटेन्स हैं, नदरन ड्राई माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न ड्राई माउंटेन्स हैं, ड्राई माउंटेन प्लेट्यूज हैं, और सुलेमानी पीडमोंट है। ठीक है, और ये जितने भी जोन्स यहाँ पे बताए हुए हैं इन सबको यहाँ पे उन्होंने शो भी करवाया हुआ है। ठीक है, इनमें सिर्फ फर्स्ट वाला आप लोगों को शायद ना मिले, लेकिन जो इंडस डेल्टा होता है ना वो यहाँ पे हमारे सिंध वाले पोर्शन में है, ये यहाँ पे करके। ठीक है, और ये जो सेकंड है ना सदर्न इरिगेटेड प्लेन, ये बेसिकली लोअर इंडस डेल्टा इसको हम कहते हैं, और ये सेकंड वाला पोर्शन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पोर्शन होगा। ठीक है, इंडस डेल्टा जिसको हम कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रीडिंग करके करके देख लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के इन्होंने थोड़ी सी मेन मेन बातें बताई हैं, वो हम यहाँ पे उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान इज सिचुएटेड बिटवीन लैटिट्यूड से अगर देखा जाए 24 डिग्रीज एंड 37 डिग्रीज नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो 61 डिग्रीज टू 75 डिग्रीज ईस्ट है। ठीक है, stretching over 1600 kilometers from north to south and 885 kilometers from east to west। ये टोटल एरिया उन्होंने पाकिस्तान को मतलब उसकी डायरेक्शंस बताई हैं कि किस तरफ से लेके कहाँ तक पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेच हुआ हुआ है। ठीक है, इसका टोटल एरिया भी उन्होंने बताया 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंदर क्लाइमेट किस तरह का है, सब ट्रॉपिकल और सेमी एरिड क्लाइमेट होता है
इतना ज्यादा इंटेंस नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि क्लाइमेटिक जो जोन्स हैं वो तो हमारे पास तो चारों क्लाइमेट्स आते हैं ना, समर्स भी हैं, विंटर्स भी हैं, ऑटम्स भी है, स्प्रिंग भी है। एनुअल रेनफॉल जो है वो 125 मिलीमीटर होती है सदर्न प्लेन्स में, और 500 टू 900 मिलीमीटर हमारे पास सब माउंटेनियस एंड नदरन प्लेन्स में होती है। और 75% ऑफ टोटल रेनफॉल जो है वो एज अकर्स एज हैवी डाउनपोर्स इन समर्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, क्योंकि हम सब लोग भी देखते हैं मानसून का जो हमारे पास सीजन आता है वो ज्यादातर जुलाई से सितंबर तक होता है। तो ज्यादा रेनफॉल भी इसी सीजन के अंदर अंदर होती है हमारे हमारे एरियाज में। ठीक है। अच्छा, और फिर वो बता रहे हैं कि समर्स एक्सेप्ट इन द माउंटेनियस एरियाज आर वेरी हॉट विद द मैक्सिमम टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्रीज। इतना सा टेम्परेचर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हो जाता है, एक्सेप्ट इन द माउंटेन एरियाज, जो नदरन एरियाज है हमारे, या फिर मरी वगैरह के इलाके हैं, इस्लामाबाद, तो वहां पर समर्स जो है वो इतने एक्सट्रीम नहीं होते क्योंकि माउंटेनियस एरियाज है। तो बाकी जो हमारा एरिया है पाकिस्तान का, उसके अंदर समर जो है वो हॉट होते हैं, और जो विंटर्स हैं वो ऑब्वियसली कोल्ड होते हैं और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है। अच्छा, अब हमारे पास है इकोलॉजिकल जोन्स। वो हम पढ़ने लगे हैं किस बेस पे है, फिजियोग्राफी की बेस पे। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जोन डेल्टा, वो जोन 1 है इंडस डेल्टा। इंडस डेल्टा, अब ये जितने भी जोन है ना, हमने इनमें क्लाइमेट भी पढ़ना है, इनकी रेनफॉल भी पढ़नी है, कितनी होती है समर्स में, कितनी विंटर्स में होती है, और फिर हमने इनका टेम्परेचर भी देखना है। फिर हमने इनके जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं जो वहां पे उस टेम्परेचर के अंदर ग्रो कर लेते हैं, वो हमने देखना है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इन सब जोन में हम एक ही बात पढ़ेंगे। इंडस डेल्टा के अंदर द क्लाइमेट इज एरिड ट्रॉपिकल मरीन। द मीन मंथली समर रेनफॉल 75 मिलीमीटर है, और विंटर की रेनफॉल सिर्फ 5 मिलीमीटर है, क्योंकि हमें भी पता है ना समर्स में ज्यादा रेनफॉल होती है, तकरीबन हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। The mean daily temperature is between 34 degrees centigrade and 40 degrees centigrade in summers, and between 19 degrees centigrade and 30 degrees centigrade in winter. तो अगर आप लोग अंदाजा लगाएं, इंडस डेल्टा जैसे मैंने आप लोगों को बताया सिंध वाले इलाके में है, तो सिंध में अगर कराची का ही अगर हम टेम्परेचर देख लें तो वहां पे टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम नहीं होता विंटर्स में। विंटर्स में हमारे तो बहुत कम चला जाता है ना। पंजाब वाले इलाके जो हैं वहां पे तो 10 डिग्री हो जाता है, फिर उससे भी कम कम जाता जाता है। अगर लास्ट ईयर का हम देखें तो बहुत ज्यादा गिर गया था टेम्परेचर विंटर्स में, लेकिन वहां पे सिर्फ 19 to 20 डिग्री तक होता है। लेकिन समर्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, मतलब उतना ही जितना हम समर्स में एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो क्या बता रहे हैं जोन, अच्छा उसके बाद इसके अंदर ही सॉइल जो है, सॉइल वो क्लेई भी होती है, सिल्टी भी होती है, और राइस, शुगर केन और बनाना, पल्सेस, ये सारे यहाँ पे क्रॉप्स हैं जो कि ग्रो करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जोन 2 है। सेकंड जोन है सदरन इरिगेटेड प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, जो मैंने आप लोगों को इसमें पिक्चर में भी दिखाया था, यहाँ पे ये पाया जाता है जोन 2 जो है। ठीक है। अच्छा, इसका क्लाइमेट जो है वो एरिड और सब ट्रॉपिकल है थोड़ा बहुत, जोन 1 के साथ इंडस डेल्टा के साथ भी मिलता है, क्योंकि ये लोअर लोअर इंडस डेल्टा प्लेन ही है ना। और फिर इनकी जो मंथली समर रेनफॉल है वो 18 मिलीमीटर है नॉर्थ की तरफ, और 45 टू 55 मिलीमीटर साउथ की तरफ है। सॉइल जो है वो सिल्टी भी है, सैंडी लूम भी है। लूम होती है जो उसकी जैसी नहीं होती, गीली होती है, जो गीली गदली सी मिट्टी जो होती है उसको कहते हैं लूम। ठीक है। बट द अपर एरियाज ऑफ द फ्लड प्लेन आर कैलकेरियस, लूमी एंड क्ले। और जो कैलकेरियस होता है ना उसको वो हम कहते हैं चिकनी मिट्टी को। ठीक है। तो ये थोड़ी गीली और चिकनी मिट्टी मिला के उस तरह का बनता है, जो इन्होंने यहाँ पे इसका बताया है कि इसकी सॉइल किस तरह की होती है। ठीक है। कॉटन, व्हीट एंड sugar cane are grown on the left bank of the Indus, and rice, wheat and gram on the right bank। ये उनके क्रॉप्स बताए हुए हैं कि यहाँ पे वो ये वाले क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ये उन्होंने पिक्चर दी हुई है इसकी। उसके बाद है हमारे पास जोन 3। इसका फर्स्ट पोर्शन हमने पढ़ना है सैंडी डेजर्ट। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है, यहाँ पे। ठीक है। ये जोन 3A है और ये जोन 3B है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है।
3A में वो ये कह रहे हैं सैंडी डेजर्ट है, डेजर्ट में ऑब्वियसली रेनफॉल तो कम होती है, मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे 300 मिलीमीटर की है। सॉइल्स आर सैंडी एंड लूमी फाइन सैंड, दिस लैंड इज यूज फॉर ग्रेजिंग, ज्यादातर ग्रेजिंग पर्पज के लिए यूज होती है। फिर सैंडी डेजर्ट, ये भी सैंडी डेजर्ट ही है, लेकिन दूसरा पार्ट है, इसमें सैंड रिजेस और ड्यून्स आते हैं। ठीक है। रेनफॉल यहाँ पे 300 टू 350 मिलीमीटर तकरीबन उसके जितनी है। द सॉइल आर सैंडी एंड लूमी फाइन सैंड, और ये भी ग्रेजिंग के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है जोन 4A, पहला पोर्शन है इसका। अब इसके पहले दोनों नदरन इरिगेटेड प्लेन्स ही हैं, 4A भी और बी भी, लेकिन इसके आगे वाले जो प्लेन्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, ये फ्लड प्लेन्स और बारह प्लेन्स हैं, और ये जो है एलुवियल वैलीज हैं पेशावर और मर्दान की। ठीक है। क्लाइमेट यहाँ पे सेमी एरिड है, सेमी एरिड टू एरिड, और जो रेनफॉल है वो 300 टू 500 मिलीमीटर होती है ईस्ट की तरफ, और 200 टू 300 मिलीमीटर होती है साउथ वेस्ट की तरफ। सॉइल सैंडी लूम क्ले और लूम है, इन इन सब में तकरीबन लूमी सैंड होती है, जो कि थोड़ी गीली सैंड होती है ना, क्ले होती है, उस तरह की सैंड सॉइल बताई जाएगी। द कैनाल इरिगेटेड क्रॉप्स आर wheat, rice, sugarcane, oilseed and millets in the north, and wheat, cotton, sugarcane, maize, citrus and mangoes in the center and south। ये वाली सारी रट्टा लगाने वाली बातें हैं जो आपने ये वाली याद कर लेनी है ना, इनके क्रॉप्स जो है वो अगर ज्यादा हुए तो आप उनमें से 3-4 कर लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। जोन 4B जो है वो नदरन इरिगेटिव प्लेन्स है। एलुवियल वैलीज ऑफ पेशावर और मर्दान यहाँ पे है। क्लाइमेट यहाँ पे सेमी एरिड है, और रेनफॉल कितनी होती है 20 to 30 मिलीमीटर होती है टोटल। द सॉइल्स आर सिल्टी क्लेज एंड क्ले लूम्स। द मेन क्रॉप्स यहाँ पे शुगर केन है, मेज, टोबैको, व्हीट, बरसीम, शुगर बीट एंड ऑर्चर्ड्स। उसके बाद हमारे पास जोन 5 है, बरानी लैंड। जोन 5 कहाँ पे लाई करता है, ये इस रीजन में। ठीक है। इनको हम कहते हैं बरानी लैंड। अच्छा, इसके अंदर अब कौन कौन सी चीज आती है, एक तो सॉल्ट रेंज है, और दूसरा क्या है, पोटोवार प्लेट्यू। इन द नॉर्थ द मीन मंथली रेनफॉल 200 मिलीमीटर समर में, और 35 to 50 मिलीमीटर विंटर में। द क्लाइमेट इन द सदर्न पार्ट इज सेमी एरिड एंड हॉट। और रेनफॉल कितनी बताई वहां पे, मीन रेनफॉल जो है वो 85 मिलीमीटर समर्स में है, और 30 to 45 मिलीमीटर विंटर में है, सदर्न पार्ट की। ठीक है। और क्रॉप्स जो है वो व्हीट, मिलेट, ऑयल सीड्स और पल्सेस है। 5 रीजन हो गए। ये हमारे पास है 6th रीजन, जिसको हम वेट माउंटेन्स कहते हैं। फिर 7th हमारे पास ड्राई माउंटेन्स आएंगे, जो कि नॉर्थ एरिया में होते हैं, और जो 8th पोर्शन है वो वेस्टर्न ड्राई माउंटेन्स है। ठीक है, ये वाला अब माउंटेन्स वाला पोर्शन आ गया। वेट माउंटेन्स जो है उसमें हाई माउंटेन्स है। मीन मंथली रेनफॉल वहां पे 3 to 35 मिलीमीटर होती है समर में, और 116 मिलीमीटर होती है विंटर्स में। Soils consist of silt loam to silty clay. A small area is under rain-fed agriculture, but most of it is under forest. उसके बाद हमारे पास है it's 7th, Northern Dry Mountains। यहाँ पे रेनफॉल 25 to 75 मिलीमीटर विंटर में है, और 10 to 20 मिलीमीटर समर में है। ये वाले वो माउंटेन्स हैं जहाँ पे समर की रेनफॉल जो है वो विंटर की रेनफॉल से कम है। ठीक है, ये वाहिद वो एरिया है ड्राई माउंटेन्स जो है, ड्राई माउंटेन्स है ना। ऊपर वाले तो वेट माउंटेन्स है ना, वहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा थी, फिर उनका ऑब्वियसली उनकी सॉइल भी फिर लूमी क्ले थी। ठीक है, लूम्स वाली थी। तो लेकिन अगर हम ड्राई माउंटेन्स की बात करें, वहां पे रेनफॉल भी कम है, और उसकी जो सॉइल है वो भी इतनी ज्यादा लूमी नहीं होती, ये डीप और क्लेई होती है, और ये भी ग्रेजिंग के लिए यूज होता है, ये वाला एरिया। फिर उसके बाद हमारे पास है वेस्टर्न ड्राई माउंटेन्स। दे आर composed ऑफ barren hills with steep slopes। द मेन मंथली रेनफॉल यहाँ पे 95 मिलीमीटर इन समर होती है, और 63 to 95 मिलीमीटर इन विंटर में होती है। The soils in the valleys are deep and loamy. Most of the land is used for grazing. On part of the loamy soils, wheat and fruit crops are grown. अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ये है कि नदरन और जो वेस्टर्न ड्राई माउंटेन्स है ना, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है।
क्योंकि वो ड्राई माउंटेन्स है और वहाँ की जो सॉइल है वो उतनी ज्यादा क्लेई और उतनी ज्यादा लूमी नहीं है जितने हमने बाकी सारे जोन्स की पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बैरन हिल्स हैं और थोड़ी डीप हिल्स हैं क्योंकि ये ड्राई माउंटेन्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो नाइन्थ जोन है, ड्राई वेस्टर्न प्लेट्यू। यहाँ पे माउंटेनियस एरियाज हैं। द मीन मंथली रेनफॉल 37 मिलीमीटर इन समर। यहाँ पे भी रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं है। कोस्टल बेल्ट रिसीव्स अ सी ब्रीज। The land is used mainly for grazing. Melons, fruits, crops, vegetables and wheats are grown where water is available. क्योंकि इन चीजों के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, तो जहाँ पे अगर वाटर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे ये सब कुछ ग्रो करा लिया जाता है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जोन जो है वो है सुलेमान पीडमोंट, प्लेन्स ऑफ सुलेमान रेंज। यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो एरिड और हॉट होता है, बहुत सख्त गर्मी पड़ती है यहाँ पे। और द मीन मंथली रेनफॉल जो है वो सिर्फ लेस देन 15 मिलीमीटर है, यानी कि सबसे कम यहाँ पे रेनफॉल होती है, इसलिए यहाँ पे जो वेदर है वो काफी ज्यादा ड्राई है। इरिगेशन रिलाइज ऑन फ्लड्स ऑफ द हिल टोरेंट्स। wheat, millet and gram are the main crops। यहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स का जिक्र किया हुआ है। तो ये हमारे पास इकोलॉजिकल जोन्स थे। ये टोटल बिल्कुल छोटे छोटे जोन्स हैं और यहाँ पे अगर आप लोगों को इनकी लोकेशन चाहिए तो फिर आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है कि कौन सा जोन कहाँ पे लाया करता है, उसके दरम्यान कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, और ये उन्होंने क्योंकि स्पेसिफाई किया था कि हम लोगों ने इकोलॉजिकल जोन्स पढ़ने हैं पाकिस्तान के, तो ये हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान के पढ़े हैं। बाकी जो पूरी वर्ल्ड में 4 to 5 इकोलॉजिकल जोन्स हैं उनको, उनमें तो खैर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी ना। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आई गेस आप लोगों का वो जो जियोग्राफिक जो रीजन्स हैं, ओरिएंटल, इथोपियन वगैरह, वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। वो अगर आप लोगों ने पढ़ना है वो भी हम पढ़ लेंगे। और उसके अलावा आई थिंक आप लोगों का एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स मैमल्स का। ये आप लोगों के शुरू में आई थिंक 1.9, 10, 11, 12 है। ये आप लोगों के आई थिंक 2 पेजेस हैं। जो मैंने सर्च किए थे ना उसमें मुझे 2 पेजेस मिले जो हम लोगों ने खुद पढ़े थे। तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी या फिर हम लोग कल की क्लास में उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के वाइल्ड लाइफ का जो सिलेबस है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहें। और ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद सिलेबस में कोई भी अगर डिफिकल्टी हुई, किसी को कुछ समझ ना आई, या पूरी क्लास को अगर किसी कोई क्यूरीज है इसके बारे में, तो आप लोग को मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके बारे में अलग से क्लास अरेंज करके तो वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। वरना आप लोगों का सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आप लोग कोशिश करिएगा ये सारा अच्छे से कवर कर लें। और जितने भी आपके पास फाइल्स हैं ना, क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन सारा सिस्टम गया है, अब आप लोगों के पास नोट्स जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में है। तो आप लोग इसका एक अलग से फोल्डर बना लें और उसमें तरतीब से अपनी हर हर फाइल को रख लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे मुश्किल ना हो, आप लोगों को पता हो कि ये कौन सा टॉपिक कहाँ से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप लोगों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।